हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ पूजा सिंघई। आज हम डिस्कस करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जनजातियां एवं व्यक्तित्व। एमपीपीएससी के प्रीलिम्स में यूनिट 10 में जो नया सिलेबस चेंज हुआ था उसमें यूनिट 10 में मध्य प्रदेश की जनजातियों को जोड़ा गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। एमपीपीएससी के प्रीलिम्स के साथ साथ मेंस में भी एमपी से ये ट्राइब्स वाला पोर्शन पूछा जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना होगा कि जनजातियाँ क्या हैं, किस क्षेत्र में रहते हैं, उनका कल्चर क्या है, कौन कौन सी पर्सनैलिटी हैं जो उन जनजातियों से बहुत अधिक फेमस हुई हैं, उनके नृत्य क्या हैं, उनकी क्या ऐसी विशेषताएं हैं जो पूरे भारतीय क्षेत्र में एक अलग तरीके का किरदार रखती हैं। ये सारे पॉइंट हमें बहुत अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करेंगे, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। सबसे पहले हमें जब जनजातियों को पढ़ना है तो आपको मैप जो है एमपी का, उसमें जनजातियों की लोकेशन पता होनी चाहिए कि सहरिया जनजाति जैसे ही आता है आपको याद आना चाहिए कि ये मध्य प्रदेश के नॉर्थ वाले रीजन में मिलेगी, मतलब जो ग्वालियर भिंड मुरैना वाला रीजन है वहाँ पर मिलेगी। अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं तो कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, पश्चिमी क्षेत्र की जनजातियाँ, क्योंकि मैप से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको रटना नहीं पड़ेगा, आप समझ सकेंगे कि किस क्षेत्र में कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो अगर हम मध्य प्रदेश का मैप ड्रॉ करते हैं तो देखिए जैसे बताया गया है, ये उत्तरी क्षेत्र है। यहाँ पर सहरिया, खैरवार और शोर जनजाति पाई जाती है। अगर हम पूर्वी क्षेत्र की बात करते हैं तो कोल, पनिका, मुड़िया, ओराव और बैगा जनजाति पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती हैं। मध्य क्षेत्र में मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी और भारत की सबसे बड़ी जनजाति जो है गौंड ट्राइब, वो मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में, और पारधी भी मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में पाई जाती है। अगर हम दक्षिणी क्षेत्र की बात करते हैं, भारिया, जो कि कहाँ मिलती है, छिंदवाड़ा की बहुत ही फेमस जनजाति है। और कोरकू जनजाति, ये भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है, कहाँ पर, दक्षिणी इलाके में। तो ये भी आपको याद रखना है। अगर हम पश्चिमी क्षेत्र की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की सबसे प्रसिद्ध जनजाति जो है भील ट्राइब, ये कहाँ होती है, पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। और बंजारा ट्राइब भी पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। आई होप आपको ये मैप समझ में आ गया होगा कि कौन सी जनजाति कहाँ पर पाई जाती है। अब कुछ जनजाति से रिलेटेड यहाँ पर हमें आर्टिकल पढ़ने पड़ेंगे कि जनजातियों को कैसे किसी भी जाति या जनजाति को स्टेटस मिलता है कि वो ट्राइब की कैटेगरी में आएगी, उसको एससी माना जाएगा कि एसटी माना जाएगा, वो किस शेड्यूल किस जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत माना जाएगा। ये सब हमें पढ़ना है क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तो क्या हमारे संविधान में कहीं पर भी एससी और एसटी को डिफाइन किया गया है, तो यस डेफिनेटली आर्टिकल नंबर 366 याद रखना है 24, इसमें क्या है, एससी को डिफाइन किया गया है, मतलब परिभाषित किया गया है, और 366 25 में एसटी को परिभाषित किया गया है। फिर संविधान में इनका वर्णन कौन से आर्टिकल में मिलता है, तो ये भी आपको याद रखना है 341, और ये एसटी हो जाएगा 342 में। मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या है वो एससी का कितना प्रतिशत है, तो ये है 15.6, मतलब लगभग 16%। और जो एसटी हैं ये सबसे ज़्यादा हैं, 21.1%। सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो एससी की है वो कहाँ पर है, तो एससी की जनसंख्या सबसे अधिक कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है इंदौर ज़िले में है। और अगर हम एसटी की बात करते हैं तो एसटी बहुत अधिक हैं, मतलब हम ऐसे बोल सकते हैं कि एसटी की धार बहती है, इसका मतलब क्या है कि ये धार जिला में है। और अगर हम सबसे कम की बात करते हैं तो कम एससी कहाँ पर हैं, तो ये है झाबुआ। ये याद रखना है आपको कि झाबुआ में कम एससी हैं। और एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर स्थित हैं, एसटी सबसे कम कहाँ पर स्थित हैं, तो वो भिंड में हैं, मतलब धार में सबसे अधिक एसटी रहते हैं। अगर हम जनसंख्या वाइज अगर बात करते हैं, और न्यूनतम कहाँ पर है, न्यूनतम है भिंड में। मध्य प्रदेश में कुल मान्यता प्राप्त जनजातियाँ कितनी हैं, तो ये 48 हैं एससी की कैटेगरी में, और एसटी की कैटेगरी में आती हैं 46। ये भी आपको याद रखना है। फिर से हम एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या डिस्कस किया है यहाँ पर। सबसे पहले हमने बात करी है कि संविधान में परिभाषा इनकी कहाँ पर दी गई है, तो संविधान में इनको परिभाषित किया गया है कहाँ पर, 366 24 में एससी को डिफाइन किया गया है, और एसटी की बात करते हैं तो 366 25 में डिफाइन किया गया है। फिर संविधान में इनका वर्णन, एससी का वर्णन हमने कैसे याद किया था, 341, और ये क्या है 342, ऐसे एसटी एससी को हम डिफाइन करेंगे।
मध्य प्रदेश में अगर हम एससी की बात करते हैं तो एससी ये कम है, मतलब 15.6% हैं, और एसटी ज़्यादा है, 21% हैं। फिर न्यूनतम अधिकतम जनसंख्या कहाँ पर है, तो इंदौर, एससी। अब देखिए इंदौर में बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करने के लिए आते हैं, तो एससी के बच्चे भी आएंगे इंदौर में पढ़ने के लिए, तो सबसे ज़्यादा याद रखना है जनसंख्या एससी की कहाँ पर है, इंदौर में है। और एसटी का क्या हो जाएगा, एसटी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, धार लगी हुई है एसटी की, तो ये हो जाएगा धार। अब कम की बात करते हैं, कम कहाँ पर होंगे, तो झाबुआ, याद रखिए झाबुआ में क्या है, एससी कम है। और यहाँ पर हमने कैसे याद किया था, भिंड से याद रख लीजिए कि भिंड में एसटी कम है। और कुल जातियाँ जो हैं एससी की कितनी है, 48 हैं, जबकि एसटी की कितनी है, 46 हैं। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे, 2-4 बार जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। इसके बाद कुछ फैक्चुअल पॉइंट दिए गए हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर जनजाति क्रम में सबसे पहले याद रखना है हमें भील, उसके बाद सबसे पहले भील, फिर गोंड और उसके बाद कोल, ये तीनों जनजातियाँ आती हैं। फिर 1995 में अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया था। जो एसटी एससी आयोग है ये कब बना है मध्य प्रदेश में, 1995 में। ये क्वेश्चन भी प्रीलिम्स में पूछा गया है। फिर यहाँ पर कंफ्यूजन करने वाला पॉइंट एक है कि 2003 से कीर, मीना और पारधी को अनुसूचित जनजाति वर्ग से हटा दिया गया है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ऐसी कौन सी 3 जनजातियां हैं जिनको एसटी कैटेगरी से हटाया गया है, उनके नाम क्या क्या हैं और कब। तो याद रखिए कीर, मीना और पारधी। ये मीना जनजाति आपको अधिकांशतः मिलेगी राजस्थान के क्षेत्र में देखने के लिए, और इनको क्या है, एसटी कैटेगरी से हटा दिया गया है। इसलिए अब एसटी की संख्या कितनी हो चुकी है, 43। इसके पहले हमने कितना पढ़ा था, 46। ओके, अब इसके बाद हम बात करते हैं कि यहाँ पर देखिए जनजातियों के लिए, उनके विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए कुछ प्राधिकरण भी बनाए जाते हैं, ट्रिब्यूनल्स भी बनाए जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो सहरिया विकास प्राधिकरण है ये कहाँ पर स्थित है, कहाँ पर, तो सहरिया जनजाति आपको कहाँ हमने याद किया था मैप में, देखिए कि ये मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाई जाती है। इसका मतलब क्या है कि ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, भिंड, मुरैना, श्योपुर, गुना, अशोकनगर, इस वाले रीजन में शहरिया जो है विकास प्राधिकरण होगा। इसके बाद हम बात करते हैं बैगा विकास प्राधिकरण की, तो मंडला, शहडोल, बालाघाट, डिंडौरी, अनूपपुर, उमरिया, यहाँ पर क्या होगा, बैगा विकास प्राधिकरण है। और भारिया विकास प्राधिकरण के अंतर्गत एक ही जिला आता है जो है कि छिंदवाड़ा। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश में जनजातीय संबंधित संग्रहालय। तो राज्य जनजाति संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। अब हम राज्य की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा कि हमारी कैपिटल कहाँ होगा, भोपाल में होगा। इसके बाद बादल भोई आदिवासी संग्रहालय। बादल भोई एक महान स्वतंत्रता संग्रामी भी बोल सकते हैं हम इनको। इनका संबंध कहाँ से था, छिंदवाड़ा से था। तो बादल भोई आदिवासी संग्रहालय कहाँ पर होगा, छिंदवाड़ा में होगा। आपको ये नहीं भी पता तो भी आप ऐसे याद कर सकते हो कि बादल में क्या है, ऐसे ऐसे जो बादल होते हैं जब उनमें छेद हो जाता है, मतलब बरसात होती है तो क्या हो जाता है, छेद हो जाता है और पानी गिरता है। ऐसा हम ट्रिक से याद कर सकते हैं कि बादल भोई का संबंध छिंदवाड़ा से होगा। फिर आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय खजुराहो बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है खजुराहो, जो हिंदू के मंदिरों से, जैनों के मंदिरों से संबंधित है। तो आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय खजुराहो में जब आप जाएंगे ना तो वहाँ पे आपको आदिकाल की मूर्तियाँ मिलेंगी। ऐसे आप याद कर लीजिए कि आदिवर्त जनजातीय संग्रहालय कहाँ पर स्थित है, खजुराहो में स्थित है। ओके, इसके बाद हम पर्टिकुलर जनजातियों को देखते हैं कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। ये मैप आपको 2-3 बार अपनी कॉपी में बनाना है, देखकर बनाइए, बिना देखे बनाइए, एकदम रट लीजिए इस मैप को, क्योंकि ये मैप आपके एग्जाम में बहुत अधिक हेल्प करेगा। सहरिया जनजाति हम पहले पढ़ चुके हैं कि श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी में पाई जाती है। इसके बाद खैरवार जनजाति है, ये किससे रिलेटेड काम करती है, तो ये कत्था से रिलेटेड काम करती है, छतरपुर पन्ना रीजन में पाई जाती है। कोल जनजाति सीधी और शहडोल में मिलती है। कोल
अब आपको पता होगा कि जो कोल जनजाति है, सीधी शहडोल को हम क्यों पढ़ते हैं, सीधी, सिंगरौली, शहडोल, ये सब काय के लिए फेमस हैं। तो यहाँ पर कोल, अगर हम सिंगरौली को मध्य प्रदेश की कोल कैपिटल भी बोलते हैं, तो आप बस ऐसे याद कर लीजिए कि कोल जनजाति कहाँ होगी, तो वो होगी सीधी शहडोल में। फिर सोर जनजाति कहाँ होगी, कैमूर। कमरे में अगर बच्चे बैठे हैं तो डेफिनेटली वो शांत तो बैठे नहीं होंगे, कुछ ना कुछ शोर कर रहे होंगे। तो कैमूर हिल्स में कौन सी जनजाति मिलेगी, शोर जनजाति मिलेगी। फिर बैगा, बैगा तो फेमस है, बैगा जनजाति मंडला, डिंडौरी और बालाघाट में मिलती है। भारिया हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये पातालकोट, छिंदवाड़ा रीजन में भारिया जनजाति पाई जाती है। फिर कोरकू की बात करते हैं तो कोरकू जनजाति खंडवा, बैतूल में पाई जाती है। याद रखिएगा, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पारधी जनजाति रायसेन। तो देखिए, जब भी आप किसी भी चीज़ में एकदम पारंगत हो जाएंगे, बहुत अधिक उसमें पारधी हो जाएंगे, तो आपसे लोग राय लेंगे। ऐसे याद कर लीजिए आप, मैंने ऐसे ही याद किया है कि पारधी जनजाति कहाँ पर होगी, रायसेन में पाई जाएगी। फिर भील जनजाति, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, तो ये कहाँ होगी, धार, झाबुआ, अलीराजपुर में भील जनजाति पाई जाती है। याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली जनजाति है भील, भारत में सबसे ज़्यादा पाए जनजाति है गौंड। और अगर हमने कैसे याद किया था कि अगर हम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड की बात करते हैं तो सबसे अधिक भील, इसके बाद गौंड और तीसरे नंबर पर आती है कोल। ये आपको याद रखना है। कोल बताइए, कोल जनजाति कहाँ होती है, हमने कैसे याद किया था, तो सीधी सिंगरौली वाले रीजन में कोल जनजाति पाई जाती है। सीधी हमने कैसे याद किया था कि सीधी में कोल जनजाति है। कैमूर हिल्स में कौन सी जनजाति है, तो हमने कैसे याद किया था कि कैमूर मतलब शोर, बच्चे कमरे में शोर करेंगे, तो शोर जनजाति कैमूर हिल्स में पाई जाती है। बैगा जनजाति, अब बैग लेके एकदम मंडल में चल रहे हैं, डर के चल रहे हैं क्योंकि जनजाति है, कोई इनको नुकसान ना पहुंचा दे, तो ऐसे याद कर सकते हैं हम मंडला, डिंडौरी, बालाघाट। जब 2-4 बार आप इसको पढ़ेंगे ना, तो आपको किसी ट्रिक की भी ज़रूरत नहीं होगी, ये सब आपको मैप से याद हो जाएगा। आई होप आपको ये मैप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम एक एक जनजाति को पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे कि पढ़ते पढ़ते हमें याद हो जाए, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि इसको आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बहुत दिल से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ट्राइब्स एक बार पढ़ेंगे और अभी तो आपको भील पूरा याद हो जाएगा, बट जब आप भील, पारधी, बैगा, कोल सारी जनजातियाँ पढ़ लेंगे तो वो सब मिक्सअप होने लगता है। इसलिए हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि हमें अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। सबसे पहले हम बात करते हैं भील ट्राइब की। अब देखिए, भील मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। इसके बाद भील शब्द कैसे आया, तो भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील से बना है। MPPSC प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है कि भील शब्द द्रविड़ भाषा के बील से बना है, जिसका अर्थ होता है धनुष। अब भील जनजाति क्या लेके चलती है, धनुष्वाण लेके चलती है, तो जो बील है उस शब्द का अर्थ ही होता है धनुष। सबसे पहले जो भीलों को वनपुत्र, अब धनुष हैं, ये वन में रहते हैं, तो इनको संज्ञा दी गई। एक इतिहासकार हैं, उन्होंने कर्नल टॉड ने भीलों को वनपुत्र बोला, एवं इतिहासकार टॉलमी ने तीरंदाज बोला है। तो देखिए, टॉलमी कैसे लिखे हम, टॉलमी की स्पेलिंग टी से शुरू होगी, तो तीरंदाज, तो याद रखिएगा, तीर से टॉलमी। और वनपुत्र किसने बोला है, वनपुत्र बोला है कर्नल टॉड ने क्या बोला है, वनपुत्र बोला है। और तीरंदाज किसने बोला है, टॉलमी ने बोला है। 2011 के जनगणना के आधार पे मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या 59 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 39% है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि मध्य प्रदेश में लगभग 60 लाख जो है भील ट्राइब रहती है, जो कि ST, अगर हम टोटल ST की बात करते हैं तो उनका 39% है। अब ये कहाँ कहाँ मिलते हैं, तो जो मालवा रीजन है, मतलब जो इंदौर वाला रीजन है, यहाँ हमने सबसे ज़्यादा पढ़ा था। फिर निमाड़ क्षेत्र में, खरगोन खंडवा वाले रीजन में भी मिलेंगे, धार, झाबुआ और अलीराजपुर, ये आपको याद रखना है। अगर हम मैप की बात करते हैं तो ये मालवा रीजन में यहाँ पे भी आपको मिल जाएंगे कुछ। इसके बाद हम बात करते हैं ये निमाड़ रीजन में, यहाँ पर भी आपको मिल जाएगी जनजाति देखने के लिए। और धार, झाबुआ, अलीराजपुर, यहाँ पे तो भील सबसे अधिक मात्रा में रहते हैं।
तो ये आपको इतना याद हो चुका होगा। इसके बाद हम बात करते हैं इनकी उपजातियों की। तो भील, भील से याद रखिए आप सबसे पहला नाम भिलाला, भिलाला। इसके बाद में भील क्या करेंगे, भिलाला भले लोग हैं, पटेलिया पटा लेंगे। अभी हम जस्ट रिलेट करके याद कर रहे हैं, इसको गलत सेंस में नहीं लेने का। इसके बाद आता है उजला, उजला। इसके बाद में आता है तड़वी, फिर आता है रथियास। ठीक है, ओके। फिर से याद करते हैं, पटेलिया, बरेला, भिलाला, भिलाला, बरेला, पटालिया, उजला, तड़वी, रथियास। तो ये हम थोड़ा ट्रिक से भी पढ़ सकते हैं कि देखिए भला लोग है तो भला लोग एकदम उजला टाइप का दिखेगा। बरेला, बरेला में रहता है, वहाँ जहाँ पे कोशिश कर रहा है ये रथियास, रथ पे बैठ के आस लगा रहा है कि आस तो कुछ भी तड़कम लगाना है, और पटालिया, पटालिया है। ठीक है, तो पटालिया, बरेला, भिलाला, उजला, तड़वी, रथियास। हमें कैसे भी करके कोई भी ट्रिक बनाए आप कैसे भी करके अब याद करना है, क्योंकि बहुत सारी जनजातियां हैं, आप भूल जाएंगे। इसलिए भील, जैसे ही भील आएगा आंख बंद करिए और सोचिए कि भील को मैंने कैसे याद किया है। तो भील को मैंने याद किया है तो भिलाला से, तो भील, भिलाला, बरेला, रथियास, उजला, तड़वी और पटेलिया, ये किसकी जनजातियां हैं, ये भील की जनजातियां हैं। फिर इसके विवाह की बात करते हैं, बहुत ही फेमस है ये भगोरिया विवाह, आपने इसके बारे में सुना भी होगा। 20 स्थानों पे मालवा के क्षेत्र में भगोरिया विवाह होता है, समय रहता है 7 दिन का, और इसमें क्रमशः 3 चरण होते हैं, गुलालिया, गोल, गोल गधेड़ो और उजाड़िया। कौन कौन से भगोरिया विवाह के 3 चरण होते हैं, गुलालिया, फिर होता है गोल गधेड़ो, 3rd नंबर पे होता है उजाड़िया। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर अब कुछ और फैक्ट इसमें भील जनजाति से रिलेटेड दिए गए हैं कि जो भीलों के द्वारा जो कृषि की जाती है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है चिमाता। भीलों की खेती को क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है चिमाता। इसके बाद इनका जो प्रिय भोजन होता है वो क्या होता है, इनका प्रिय भोजन होता है ताड़ी, प्रिय पदार्थ है ताड़ी और रबड़ी, ये भी आपको याद रखना है। भील जनजाति गहना प्रिय जनजाति है, बहुत अधिक गहने पसंद होते हैं यहाँ की महिलाओं को। और भिलाला इनकी सबसे बड़ी उपजाति है। ये इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि भीलों की सबसे बड़ी उपजाति कौन सी है, भिलाला है। द भील पुस्तक, द भील पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, टीवी नायक। जो टीवी नायक हैं इनके द्वारा द भील पुस्तक लिखी गई है। ये टीवी पर भीलों के प्रोग्राम देखते थे तो इन्होंने बुक लिख दी। फिर भीलों के द्वारा नंदना प्रिंट के कपड़े बनाए जाते हैं, कौन सी जनजाति के द्वारा, भील जनजाति के द्वारा। और गवरी नाट्य भीलों का प्रमुख लोक नाट्य है, ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप आपको ये सब याद होता जा रहा होगा, 2-3 बार इसको रिवाइज करिए, आपको सब कुछ याद हो जाएगा। फिर से एक बार इम्पॉर्टेंट फैक्ट रिवाइज करते हैं। इनकी खेती क्या कहलाती है, इनकी कृषि कहलाती है चिमाता। इसके बाद इनका पेय पदार्थ क्या है, ताड़ी और रबड़ी। प्रिय गहना प्रिय जनजाति है ये। इसकी सबसे बड़ी जो जनजाति है वो कौन सी है, भिलाला। द भील पुस्तक किसने लिखी, टीवी नायक। इस तरीके से हमने भीलों के कुछ विशेष पॉइंट को याद कर लिया। कुछ और फैक्ट हैं, जैसे मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के जो भीलों की है, भीलों की प्रमुख कला है पंजादरी। तो पंजादरी आपसे पूछ सकता है कि ये कहाँ की कला है, तो याद रखिएगा ये अलीराजपुर की कला है। और ये किससे रिलेटेड है, तो याद रखिएगा ये कौन सी जनजाति से रिलेटेड है, भीलों से रिलेटेड है। और इसको क्या है, जीआई टैग के रूप में इसको शामिल करने का प्रस्तावित किया गया है। फिर बेडेश्वर, बेडेश्वर मेला कहाँ होता है, ये से भीलों का कुंभ कहा जाता है। बेडेश्वर मेले को क्या कहा जाता है, भीलों का कुंभ कहा जाता है। और यह मेला कहाँ लगता है, राजस्थान में आयोजित होता है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है कि बेडेश्वर मेला कहाँ लगता है, राजस्थान में इसका आयोजन किया जाता है। और इसे क्या कहा जाता है, इसे भीलों का कुंभ कहा जाता है। फिर एक और महत्वपूर्ण फैक्ट है कि पिथौरा, पिथौरा भीलों की सबसे फेमस चित्रकला है। ये प्रसिद्ध आर्ट है इनका पिथौरा, जो कि इसके प्रमुख जो कलाकार हैं वो हैं प्रेमा फाल्या। ये बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है प्रेमा फाल्या, बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि पिथौरा भीलों की प्रसिद्ध चित्रकला है। मेंस में भी एक क्वेश्चन आ चुका है और इसके प्रमुख कलाकार हैं प्रेमा फाल्या।
फिर भील जनजाति घोड़े और सर्प की पूजा करते हैं। ये भी आपको पता रहना चाहिए कि भील जनजाति क्या करते हैं, घोड़े और सर्प की पूजा करते हैं। फिर भीलों में जो दहेज प्रथा को क्या कहा जाता है, दापा प्रथा कहा जाता है। और जिसको समाप्त करने के लिए कौन सा आंदोलन चल रहा है, साथीदार आंदोलन चल रहा है। तो दापा प्रथा का संबंध किस जनजाति से है, दापा प्रथा का संबंध दहेज से है। और ये कौन सी जनजाति से रिलेटेड है, ये भील जनजाति से रिलेटेड है। नेक्स्ट फैक्ट है कि औरंगजेब के समय भीलों ने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। तो जिन लोगों ने उस टाइम पे अपना रिलीजन को चेंज करे थे, इस्लाम धर्म को अपनाए थे, उस प्रकार के भीलों को तड़वी भील कहा जाता है। तड़वी हमने पढ़ा था क्या है, एक प्रकार की उपजाति है भील की। और भीलों में धनुष्वाण और गुलेल चलाने में ये क्या होते, दक्ष होते। ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया। तो इतनी फैक्ट आपको भील जनजाति से रिलेटेड पता होने चाहिए। यहाँ पर अगर हम सबसे फेमस पॉइंट की बात करते हैं या जो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, वो ये पिथौरा चित्रकला वाला है। प्रेमा फाल्या इसके कलाकार हैं। दापा प्रथा महत्वपूर्ण है, इसके लिए साथीदार आंदोलन चल रहा है। और ये क्या है, विवाह से दहेज प्रथा से रिलेटेड है। और तड़वी भील कौन से हैं, जिन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था। आई होप आपको भील जनजाति के सारे पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। इसको हम एक दो बार फिर से रिवाइज करेंगे लास्ट में, तो हमें भील जनजाति अच्छे से याद हो जाएगी। अब जो नेक्स्ट जनजाति है वो है गौड़ जनजाति। गौड़ जनजाति हमने डिस्कस किया था कि मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है और भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद बात करते हैं अब जो गौड़ शब्द है वो कैसे बना है। तो ये गौड़ शब्द की उत्पत्ति कौंड से हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। अब याद करिए, अब जब हम जनजाति पढ़ेंगे तो रिलेट करके पढ़ेंगे। भील शब्द हमने क्या पढ़ा था, द्रविड़ भाषा के बील से बना है, जिसका अर्थ क्या होता था, धनुष। और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि गौड़ शब्द की उत्पत्ति कोड से हुई है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। गौड़ जनजाति मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। तो पहली कौन सी है, डेफिनेटली कौन सी होगी, जो अभी हमने पढ़ी है, आंसर होगा भील। फिर 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या कितनी है, 50 लाख है। अभी याद करिए, हमने भील की जनसंख्या कितनी पढ़ी थी, लगभग 60 लाख पढ़ी थी, जो कितना परसेंट था, टोटल एसटी का 39। अब ये बोल रहे हैं कि ये गौड़ जनजाति कितनी है, गौड़ जनजाति है लगभग 50 लाख, और जो टोटल अनुसूचित जाति का कितना परसेंट है, 33%। इस तरीके से हम कंपेयर करके पढ़ेंगे तो हमें सारे पॉइंट याद हो जाएंगे। अब ये लोग कहाँ रहते हैं, तो जो गौड़ लोग रहते हैं वो नर्मदा नदी के दोनों ओर दक्षिणी मध्य प्रदेश में रहते हैं। ओके, फिर इसके बाद हम विवाह पद्धति की बात करते हैं। तो जो इन लोगों की शादी की परंपरा है गौड़ लोगों की, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। दूध लौटावा, लमसैना विवाह, मतलब लड़की द्वारा लड़की के घर पे, लड़के के द्वारा लड़की के घर पे सेवा देने के उपरांत जो विवाह होता है वो लमसैना विवाह होता है। जनरली अगर हम अपन लोगों की बात करते हैं तो अपने यहाँ कैसा होता है कि शादी के बाद लड़की लड़के के घर जाती है, बट यहाँ पे लमसैना विवाह में होता है कि लड़की के द्वारा जो लड़का है वो लड़की के घर पे सेवा करता है, लड़की के पापा को इम्प्रेस करता है, और उसके बाद इनके यहाँ शादी होती है, वही होती है लमसैना विवाह। दूध लौटावा मतलब इन लोगों के यहाँ पे जो गौड़ जनजाति है इनमें क्या होता है कि दूध लौटावा मतलब बुआ के बेटे के साथ में, चाचा के बेटे के साथ में, इस तरीके से शादी हो सकती है, वो होती है दूध लौटावा प्रथा। फिर पठौनी विवाह और पोलीथर विवाह और चढ़ विवाह। पठौनी विवाह, पोलीथर विवाह, चढ़ विवाह, ये सब विवाह की पद्धतियां हैं। इनके प्रमुख देवता कौन से हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो 3 महत्वपूर्ण देवता हैं इनके, बड़ा देव, नारायण देव और लोहासुर। लोहे को हम क्या करते हैं, आग में तपाते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि जो अगरिया जनजाति है उनका संबंध लोहे से रहता है, और लोहासुर इनके देवता हैं। बड़ा देव और नारायण देव इनके महत्वपूर्ण देवता हैं। अब ये लोग कौन कौन सा त्योहार मनाते हैं, तो जो ये जनजाति वाले हैं मतलब गौड़ जनजाति है वो मेघनाथ, मड़ई, लारूकाज, बिदरी, बकपंथी त्योहार मनाते हैं। इनके प्रमुख नृत्य कौन से हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें इनके नृत्य पूछे गए हैं। जैसे कि सैला डांस करते हैं ये लोग, कर्मा डांस करते हैं, और गैडी डांस करते हैं। तो ये भी हमें इनके नृत्य के बारे में पता रहना चाहिए। इसके बाद में हम इनकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं देखते हैं कि जो भीलों की
सॉरी, जो इनकी पंचायत होती है गौड़ों की, उसे क्या कहा जाता है? गोहिया कहा जाता है। तो गोहिया क्या है? तो वो इनकी पंचायत का नाम है। फिर जो पंचायत की मुखिया को क्या कहा जाता है? मुकद्दम कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। फिर इनकी अर्थव्यवस्था कोयलों की खानों पर निर्भर है, कोयलों की खानों पर निर्भर है, और ये क्या करते हैं? आग का काम भी करते हैं। रामायण काल में सबरी कोल जनजाति की थी। एक मिनट, यहाँ पे कुछ कन्फ्यूज़न हुआ है। सॉरी, ये हम कोल के बारे में पढ़ने लगे, कोल नहीं है यहाँ पर, हम गौंड के बारे में पढ़ रहे हैं पहले। ये जो हमने पढ़ा ये कोल की पंचायत गोहिया है, सॉरी इसको हटा दीजिएगा ये वाले पॉइंट को। यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं अब गौड़ जनजाति का वर्गीकरण। गौड़ जनजाति के वर्गीकरण की बात करते हैं हम, तो व्यवसाय के आधार पे इनको वर्गीकृत किया गया है और संपत्ति के आधार पे वर्गीकृत किया गया है। अगर हम व्यवसाय के आधार पे बात करते हैं तो ये प्रधान, ओझा, अघरिया और सोल्हास। प्रधान जो होते हैं वो क्या करते हैं? पूजा का काम करते हैं, पूजा पाठ करने वाले गौण होते हैं। ओझा क्या होते हैं? नाम से समझ में आ रहा कि ये झाड़ फूंक तांत्रिक कार्य करने वाले होंगे। अगरिया हमने याद किया था, आग से रिलेटेड होते हैं। सोल्हास क्या करते हैं? ये बढ़ई का काम करते हैं। फिर संपत्ति के आधार पे बात करते हैं तो राजगौण और धुर्रगौण। राजगौण क्या होते हैं? अधिक संपत्ति वाले होते हैं, और धुर्रगौण कौन से होते हैं? कम संपत्ति वाले होते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल आधारित सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो हम पहले पढ़ चुके हैं गौड़। अब अभी आपको कन्फ्यूज़न होगा कि मैम अभी तो आप बता रही थी कि जो भील जनजाति है वो सबसे बड़ी जनजाति है। तो यस, डेफिनेटली भील जनजाति सबसे बड़ी है, बट ध्यान से पढ़िए ना, यहाँ पर लिखा है कि क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा जनजाति समूह। सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा होगा? गौड़ ही होगा। ओके। फिर 2019 में गोंडी भाषा को मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा शामिल किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। इनका मोहल्ला क्या कहलाता है? टोला। तो ये लोग अकेले तो चलेंगे नहीं, इतनी अधिक जनसंख्या है इनकी, तो ये तो टोली बना के चलेंगे, मतलब इनका मोहल्ला क्या होगा? टोला होगा। और ये क्या होती है? गुदना प्रिय जनजाति होती है। जैसे कि भील जनजाति में हमने क्या पढ़ा था कि ये गहना प्रिय जनजाति होती है, वैसे ही ये लोग गुदना गुदवाते हैं। मड़ई इनका प्रमुख त्योहार होता है। ओके। और ये भी गौड़ जनजाति अपने आप को कोयातूर या कोयतोर मानते हैं। तो ऐसा पूछ सकता है एग्जाम में कि कोयातूर का संबंध किससे है? तो याद रखिएगा इनका संबंध गौड़ से है। फिर गौड़ जनजाति की भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो गोंडी, डोरली, हल्बी और भतरी, ये गौड़ जनजाति की प्रमुख भाषाएं हैं। ये एक बार में याद नहीं होंगी, इसको आपको रिवाइज करना होगा, फिर आपको याद हो जाएंगी। गौड़ जनजाति के प्रधान शाखा सर्वाधिक 70% शिक्षित है, तो ये भी आपको याद रखना है। 70% ये क्या है? शिक्षित हैं। इसके बाद में हम बात करने वाले हैं कोल जनजाति की। तो इसके पहले हम गौड़ जनजाति को फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है यहाँ पर। तो सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि जो गौड़ जनजाति होती है वो क्या है? भील शब्द से मिलके गौड़ जनजाति कौड़ शब्द से मिलके बनी होती है, जिसका अर्थ होता है पर्वत। क्योंकि ये मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के दोनों ओर पाई जाती है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है और समूह के आधार पे सबसे बड़ी जनजाति है। इसके बाद हमने इनका परसेंट पढ़ा था कि 33% ये टोटल एसटी का है। इनमें लमसैना विवाह होता है। बड़ा देव, नारायण देव और जो अगरिया है मतलब लोहासुर हैं वो इनके प्रमुख देवता हैं। सैला, कर्मा, गैंडी इनके फेमस डांस हैं। और इसके बाद में हमने इनका वर्गीकरण पढ़ा। आई होप आपको ये सब याद हो चुका होगा। इसके बाद हम बात करने वाले हैं तीसरी प्रमुख जनजाति, जो कौन सी जनजाति है? कोल जनजाति। अब कोल जनजाति को हमने कैसे याद किया था बताइए आप लोग। कोल को हमने क्या कहा था? ये कहाँ मिलेंगे? जहाँ पर कोयला मिलेगा, मतलब सीधी, सिंगरौली, शहडोल वाले रीजन में ये जनजाति पाई जाती है। ओके। कोल जनजाति मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति है? तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। 2011 के आधार पे मध्य प्रदेश में इनकी जनसंख्या लगभग कितनी है? 11.67 लाख है, जो कि अनुसूचित जनजाति का 7.62% है। अब मुझे आप बताइए कि हमने सबसे पहले पढ़ा था भील,
उसके बाद हमने पढ़ा गोंड और थर्ड नंबर पे हम पढ़ रहे हैं कोल। कितना कितना परसेंट था भील में, हमने कैसे याद किया था, लगभग 33%। इसके बाद अभी हमने पढ़ा था कि जो ये सेकंड नंबर पे क्या पढ़ा था, गोंड 39%। सबसे पहले हमने भील पढ़ा था, भील का कितना परसेंट था, 39%, और ये गोंड का था 33%, और कोल कितने हैं, लगभग 7.62%। तो ये आपको याद रखना है। फिर कोल जनजाति कोयले के काम में लिप्त होने के कारण इनका नाम कोल पड़ा है। फिर ये कहाँ मिलती है, तो सीधी, सिंगरौली, शहडोल, ये तो हम याद कर चुके हैं। फिर इनकी उपजातियाँ पढ़ना है, तो रोहिया, रोतेला, भवतिया और रेवरिया, दो याद रख लीजिए आप, बहुत है कि रोहिया और रोतेला। अब ये क्या करते हैं, बेचारे लोग कोयले का काम करते हैं, काले काले हो जाते हैं क्योंकि कोयला इनकी स्किन पे लग जाता है, तो रोते रहते हैं। तो रोहिया और रोतेला याद कर लीजिए कौन होंगे, कोल होंगे। विवाह पद्धति हिंदू प्रथा के अनुसार होती है। इनके प्रमुख देवता, तो आपको जनजातियों में ठाकुर देव, दूल्हा देव, नारायण देव, ये कॉमन देवता मिलेंगे। सूर्यदेव, इंद्रदेव और चंद्रदेव भी इनके देवता हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कोल दह का। इनका जो डांस है ये बहुत फेमस है, और वो है कोल दह का डांस। इसके बाद यहाँ पर इनकी जो पंचायत होती है उसे क्या कहा जाता है, गोहिया कहा जाता है, ये भी याद रखिए। और इनके पंचायत का जो मुखिया होता है उसे क्या कहते हैं, मुकद्दम कहते हैं, क्योंकि हर मुकदमा कौन सॉल्व करेगा, पंचायत का मुखिया करेगा, तो उसे क्या कहेंगे, मुकद्दम कहेंगे। इनकी अर्थव्यवस्था कोयले की खानों पर निर्भर है, क्योंकि यहाँ के सारे जो लोग होते हैं कोल जनजाति के, वो क्या करते हैं, यहाँ पर माइंस में काम करते हैं। और रामायण काल की सबरी कोल जनजाति की थी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सबरी का संबंध किस जनजाति से है, तो याद रखिएगा ये कोल जनजाति से है। तो इतने पॉइंट आपको कोल जनजाति से रिलेटेड पता होने चाहिए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की। हमने 3 जनजातियाँ पढ़ ली हैं। चौथी जनजाति जो है कोरकू जनजाति। मध्य प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, कोरकू जनजाति है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितने कोरकू हैं, 7.3 लाख। ये भी याद रखना है। अभी हमने इसके पहले कौन सी जनजाति पढ़ी है, तो वो पढ़ी थी कोल। कितना परसेंट पढ़ी थी, 7.6 लाख। तो ये भी आप याद करते जाइए, जो कि लगभग कितना परसेंट है, 4.7%। जो कोरकू जनजाति होती है इसका अर्थ होता है मानव समूह। तो मानव समूह का संबंध किससे है, कोरकू जनजाति से मानव समूह इसका अर्थ होता है। अब ये लोग कहाँ पे मिलेंगे कोरकू जनजाति, तो सतपुड़ा क्षेत्र के बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद। फिर से मैप पे चलते हैं, जो मध्य प्रदेश का मैप हमने देखा था, तो जो बैतूल, खंडवा, ये वाला जो रीजन है, यहाँ पर क्या मिलेगी हमें, कौन सी जनजाति देखने को मिलेगी, कोरकू जनजाति। कोरकू जनजाति, कोरकू जनजाति का मतलब हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, कि कोरकू जनजाति क्या करती है, कोरकू जनजाति मानव समूह इसका मतलब होता है। फिर ये इनके प्रमुख देवता, तो चंद्रमा, डोंगर देव और भटुआ देव इनके प्रमुख देवता होते हैं। इनके विवाह में चबोड़ा विवाह होता है और राजी बाजी विवाह होता है। उपजातियाँ याद कर लीजिए, बाबरिया, बंदोरिया और दलारिया। तो बाबरिया ये कहाँ मिलते हैं, बैतूल जिले के कोरकू कौन से कहलाते हैं, बाबरिया कहलाते हैं। पचमढ़ी के कोरकू, ये क्वेश्चन आपने देखा होगा, बहुत सारे एग्जाम में आया है कि पचमढ़ी के कोरकू क्या कहलाते हैं, तो बंदोरिया कहलाते हैं। जब आप पचमढ़ी जाएंगे तो वहाँ पे आपको बहुत सारे बंदर मिलेंगे, तो याद रखिएगा कि बंदोरिया कोरकू कहाँ के होंगे, ये पचमढ़ी के कोरकू होंगे। और हरदा खंडवा जिले के कोरकू कौन होंगे, दुलारिया होंगे। ये बहुत लाड़ प्यार से रखते हैं इनको हरदा खंडवा में, तो ये क्या होंगे, हरदा खंडवा के कोरकू दुलारिया कोरकू कहलाएंगे। अब इनका जो डांस होता है वो बहुत ही फेमस होता है, चटकोरा। MPPSC ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है कि चटकोरा डांस का संबंध किससे है, तो ये कोरकू जनजाति से है। फिर यहाँ पे होली के समय में कौन सा डांस होता है, तो मेघनाथ होली के समय पे झंडा जो होता है, या मेघनाथ होली के समय पे मनाया जाता है। खम्बे सॉन्ग क्या होता है, इनका जो फेमस नाट्य होता है वो कौन सा होता है, खम्बे सॉन्ग होता है। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है एग्जाम में कि खम्बे सॉन्ग का संबंध किससे है, खम्बे सॉन्ग का संबंध कोरकू जनजाति से है।
फिर हम बात करते हैं कोरकू जनजाति के क्लासिफिकेशन से रिलेटेड। तो कोरकू जनजाति को अगर हम क्लासीफाई करते हैं तो 3 प्रकार से कर सकते हैं, राज कोरकू, पथरिया कोरकू, मोवासी कोरकू। राज कोरकू जो होते हैं, अब राज कर रहे हैं अगर, तो इनके पास क्या होगा, इनके पास धन अधिक होगा तो ये धनाढ्य वर्ग होंगे। दूसरे पाथरिया, मतलब क्या करेंगे, पत्थर का काम कर रहे हैं, मतलब मजदूर व्यक्ति ही पत्थर का काम करेगा, तो मजदूर वर्ग क्या होगा, पथरिया कोरकू। फिर जो लोग अपराध करेंगे, मोवासी, इन लोग बस मुँह बाए रहते हैं कि कैसे भी करके तो हमें अपराध करना है, तो मोवासी कौन होंगे, तो ये अपराधी वर्ग के कोरकू होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं सिडोली प्रथा के बारे में, बहुत महत्वपूर्ण है, 3 मार्कर में भी आपसे पूछा जा सकता है। याद रखिएगा, सिडोली प्रथा ये कोरकू जनजाति का क्या है, एक प्रकार का मृतक संस्कार है, जिसमें मृतक की याद में लकड़ी का स्तंभ गाड़ते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब इस्लाम धर्म के अनुसार, मतलब जब कोई मुस्लिम लोग मरते हैं तो वो लोग मज़ार बनाते हैं, इस तरीके से मज़ार बनी होती है। वैसे ही क्रिश्चियन लोग भी वहाँ पे फूलों का एक वो फूल चढ़ाते हैं और वहाँ पे इस तरीके का वो बना देते हैं। वैसे ही सिडोली प्रथा में क्या होता है, जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो उनके मृतक संस्कार के बाद में वहाँ पे एक लकड़ी का स्तंभ गाड़ देते हैं, उसे ही सिडोली कहा जाता है। ओके, फिर बात करते हैं हम मेघनाथ उत्सव की। मेघनाथ उत्सव का संबंध जो है वो गौड़ और कोरकू जनजाति का त्यौहार है। याद रखिएगा कि मुख्य रूप से गौड़ और कोरकू जनजाति का त्यौहार मेघनाथ उत्सव है। और मेघनाथ उत्सव कहाँ मनाया जाता है, तो सतपुड़ा क्षेत्र के छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद में इसको मनाया जाता है। यह पर्व होली के एक दिन के बाद में प्रारंभ होकर 15 दिन तक अलग अलग स्थानों पर चलता है। इसे खम्बसोंग नाट्य के नाम से भी जाना जाता है। आपसे पूछ सकता है कि खम्बसोंग नाट्य का संबंध कौन सी जनजाति से है, तो आप क्या आंसर देंगे, आंसर होगा कोरकू जनजाति। आई होप आपको ये कोरकू जनजाति समझ में आ गई होगी। इसके बाद हम बात करते हैं सहरिया जनजाति की। सहरिया जनजाति हमने सबसे पहले मैप में डिस्कस की थी कि मध्य प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में सहरिया जनजाति पाई जाती है। कहाँ पर, श्योपुर, ग्वालियर और शहडोल में। इसके बाद हम बात करने वाले हैं सहरिया जनजाति के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे कि मध्य प्रदेश की 5वीं बड़ी जनजाति है। अब मुझे आप मध्य प्रदेश की 1 से लेकर 5 तक जनजातियां बताइए कि कौन कौन सी जनजातियां हमने इसमें पढ़ ली हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भील की। दूसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा था, गोंड। तीसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा था, कोल। चौथे नंबर पर हमने क्या पढ़ा था, कोरकू। और 5वें नंबर पे बड़ी जनजाति के रूप में अगर हम बात करते हैं तो वो होगी सहरिया। ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश के श्योपुर, ग्वालियर और शिवपुरी रीजन में ये जनजाति पाई जाती है। फिर इनके प्रमुख देवता कौन हैं, तो भैरव देव, सीता, तेजा देव, तेजा जी और सीता माता इनकी प्रमुख देवता हैं। अगर हम बात करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप सहरिया जनजाति में मार्क कर सकते हैं कि लहंगी, रागनी और दुलदुल घोड़ी। लहंगी, रागनी, दुलदुल घोड़ी जो डांस है ये कौन सी ट्राइब का है, तो याद रखिएगा सहरिया। अब सहरिया, शहरों में लोग क्या है, जनरली रागनी क्या पहनेगी, अब ट्राइब डांस करना है उसको तो उसको लहंगा ही पहनना पड़ेगा दुल्हन वाला, तो दुलदुल घोड़ी, लहंगी और रागनी ये सहरिया ट्राइब के डांस हैं। फिर इनकी कुछ विशेषताएं देखते हैं कि इनका घर मोहल्ला क्या कहलाता है, सहराना। सहराना व गाँव सहरोल कहलाता है। सहरिया जनजाति में जो लड़की का जन्म होता है उसे शुभ माना जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो सहरिया जनजाति है बहुत अधिक कुपोषित है, और इतनी अधिक कुपोषित है कि मध्य प्रदेश का जो श्योपुर है वो सहरिया जनजाति के कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा कि भारत का इथोपिया किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है किसको, श्योपुर को। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जितना कुपोषण पूरी दुनिया में इथोपिया में है, अगर हम भारत से कंपेयर करें तो वो सबसे ज़्यादा कुपोषण हमें श्योपुर में देखने मिलता है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इसका इथोपिया कहलाने का कारण क्या है। नेक्स्ट ट्राइब है बैगा। महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बैगा ट्राइब से। ये मध्य प्रदेश की अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में शामिल है। एक पॉइंट और यहाँ पर याद आ गया मुझे, याद रखिएगा, बैगा, सहरिया।
बैगा सहरिया जनजाति जो हैं ये पिछड़ी जनजातियों में पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा कि बैगा सहरिया जो है बैगा जो है वो अत्यंत पिछड़ी जनजातियों में शामिल हैं। इनको प्रकृति पुत्र या विंचवार या विचवावार कहीं भी मिलता है आपको लिखा हुआ। इनको प्रकृति पुत्र या विंचवार भी कहा जाता है। ये बैगा जनजाति कहाँ मिलती है? तो ये बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में बैगा ट्राइब देखने को मिलती है। इनकी उपजातियाँ हमने कैसे याद किया था? बैगा। अब कोई व्यक्ति यदि बैग वैग लेके चल रहा है तो अपन को लगेगा यार पढ़ा लिखा टाइप का दिख रहा है, पक्का इससे कुछ राय ले लेना चाहिए, तो बैगा। तो याद रखिएगा कि जो रायसेन में है ये बैगा जनजाति मिलती है। सॉरी, एक्चुअली मैं कुछ और बताना चाह रही थी आपको। बैगा से याद रखिए, जब कोई बैग वैग लेके चलता है ना तो अपन सोचते यार इससे थोड़ी राय ले लेते हैं, क्यों ना मैं इससे राय लेके आ जाऊं। तो राय मैना इनकी उपजाति है। फिर काठ मैना, अब काठ मतलब होता है लकड़ी, तो अब ये बैग लेके चला है और इसकी जनजाति जो है वो लकड़ी पे बैठी है, तो काठ मैना, राय मैना। फिर नरौतिया और भरौतिया, तो भरौतिया का संबंध भील से नहीं है, बैगा से है, याद रखिए इसको। और नरौतिया और भरौतिया, तो नरौतिया, भरौतिया, बैगा, काठर मैना, राय मैना, 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। अब इनके जो शादी होती है, विवाह पद्धति होती है, उसमें लमसैना विवाह होता है, चढ़ विवाह होता है और पेठुल विवाह होता है। लमसैना जो विवाह होता है उसमें क्या होता है, हमने पढ़ा था इसके पहले कि वो जो लड़का है वो लड़की के घर में रहता है और लड़की के पप्पा की सेवा करता है। तो याद रखिएगा लमसैना विवाह का संबंध किससे है? बैगा जनजाति से है। और जो इनके डांस हैं वो परधौनी और कर्मा जो डांस है उसको गिनीज बुक में रिकॉर्ड किया गया है। और सजनी, दीवानी और बिल्मा नृत्य जो है वो भी बैगा जनजाति का है। बिल्मा नृत्य से क्वेश्चन पूछा गया है, बिल्मा, बी फॉर बिल्मा, बी फॉर बैगा, ऐसे याद कर लीजिए आप। ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है। कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, चूँकि बैगा जनजाति पर काफ़ी अधिक रिसर्च हुआ है, चूँकि ये पिछड़ी हुई जनजाति है और एक व्यक्तित्व हुए हैं जिनका नाम है वेरियर एल्विन। इनको बहुत अधिक इंटरेस्ट था, ऐसा बोला जाता है जब इनके बारे में आप पढ़ोगे कि इन्होंने बहुत अधिक रिसर्च किया बैगाओं के ऊपर। उसके बाद एक बैगा महिला से इन्होंने शादी भी करी है, फिर उसके बारे में बुक लिखी है, सब कुछ बताया है कि कैसे उनका जीवन होता है। इनकी जो कृषि होती है या झूम पद्धति होती है वो क्या करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? बैबर या दाहिया कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आप एक चार्ट बना लीजिए जिसमें एक तरफ लिखिए ट्राइब और एक तरफ लिखिए उनकी कृषि पद्धति, क्योंकि ये लोग झूम खेती करते हैं बट हर किसी के जो खेती करने का पैटर्न होता है वो डिफरेंट होता है। तो इनकी जो झूम खेती है वो क्या कहलाती है? दाहिया या बैबर कहलाती है। बैगा जनजाति रतौना पर्व का संबंध किससे है? इसमें ये क्या करते हैं? मधुमक्खियों की पूजा करते हैं। तो बैगा जनजाति रतौना पर्व में मधुमक्खियों की क्या करती है? पूजा करती है। और बैगा जनजाति क्या करती है? शहद पर्व मनाती है। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि शहद पर्व कौन सी जनजाति मनाती है, तो बैगा जनजाति मनाती है। बैगा जनजाति बूढ़ा देव को मानती है और इसमें ये कौन से वृक्ष की पूजा करते हैं? साल वृक्ष की पूजा करते हैं। ऐसा बोला जाता है कि साल के पत्ते को लेकर इन लोग कभी भी कोई झूठ नहीं बोलते हैं। द बैगा बुक के राइटर कौन है? तो वो है सर वेरियर एल्विन। इनका नाम भी याद रखना है। ये लोग अपने गांव को क्या बोलते हैं? पूर्वा बोलते हैं। इनकी जो पंचायत का मुखिया है वो क्या कहलाता है? मुकद्दम। हर एक जो मुकदमा है वो कौन लड़ता है? मुकद्दम। तो याद रखिएगा मुकद्दम इनकी पंचायत का मुखिया कहलाता है। और बैगा को भूमिया का उपवर्ग भी माना गया है। ये लोग कृषि में हल का प्रयोग नहीं करते क्योंकि ये धरती को अपनी माँ मानते हैं, तो माँ के ऊपर कोई हल कैसे चलाएगा। तो ये लोग कृषि में हल का उपयोग नहीं करते हैं क्योंकि इससे धरती माता की छाती कटती है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। कुल्हाड़ी इनका प्रमुख औजार है और वनों पर ये अपना अधिकार समझते हैं। याद रखिएगा ये कुल्हाड़ी का यूज़ करते हैं और वनों पर अपना अधिकार समझते हैं। और मोटे अनाज और चावल से ये माट बनाकर खाते हैं। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं बैगा जनजाति से रिलेटेड, आपको याद करने पड़ेंगे। इनके प्रमुख देवता हैं 3, ये बिल्कुल याद कर लीजिए क्योंकि स्पेसिफिक पूछा जाता है कि ठाकुर देव क्या करते हैं। अब ठाकुर देव गाँव की रक्षा करने वाले देवता होते हैं।
बूढ़ा देव क्या करते हैं, ये पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता होते हैं। मतलब जो आगे आने वाली जनरेशन है उसकी रक्षा कौन करेगा, बूढ़ा देव करेगा। और दूल्हा देव क्या होंगे, तो ये डॉक्टर, मतलब एक तरीके से बोल सकते हो आपकी बीमारियों से रक्षा करने वाले देवता होते हैं। तो दूल्हा देव का संबंध यहाँ पर जो बीमारियों की रक्षा से है। बूढ़ा देव क्या करेंगे कि जनरेशन, मतलब आगे आने वाली जनरेशन, पीढ़ियों की रक्षा करने वाले देवता होंगे। और ठाकुर देव क्या होंगे, गांव की रक्षा करने वाले देवता होंगे। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि आदिम जाति कल्याण विभाग का नाम अब क्या कर दिया गया है, जनजाति कार्य विभाग होगा। 15 नवंबर को क्या मनाया जाता है, प्रतिवर्ष मध्य प्रदेश जनजाति गौरव। ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में बिरसा मुंडा जी के जन्मदिन पर यह क्या मनाया जाता है, जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है। ये आपको याद रखना है। इसके बाद बैगा जनजाति जो है, ओके, ये हमने बैगा जनजाति पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण जनजाति भारिया। ये मध्य प्रदेश की तीसरी पिछड़ी जनजाति है, बैगा, भारिया और सहरिया। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की पिछड़ी जनजातियों के बारे में बताइए, तो आपको याद रखना है कि बैगा, भारिया और सहरिया ये क्या है, मध्य प्रदेश की पिछड़ी हुई जनजातियां हैं। भारिया के बारे में बात करते हैं तो भारिया कहाँ पाई जाती है, छिंदवाड़ा में पाई जाती है, पातालकोट में। और इनकी प्रमुख उपजातियां कौन सी है, भूमिया और भुईहरा। तो यहाँ पर ये बी से ही आएगा, तो भूमिया और भुईहरा इसकी प्रमुख उपजातियां हैं। ये लोग, इन लोगों में जो शादी पद्धति होती है वो कौन सी होती है, तो लमसैना और दूध लौटावा। लमसैना और दूध लौटावा प्रथा भारिया जनजाति में पाई जाती है। इनके प्रमुख देवता हैं बूढ़ा देव और नागदेव। ये भी आपको याद रखना है। ये दिवाली के दूसरे दिन पे खिचड़ी बनाने का इनका त्योहार होता है। और इनके जो डांस है वो है भड़म और सैतम। ये भी आपको याद रखना है। बेसिकली अगर बात करें तो भारिया जनजाति से रिलेटेड क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारिया जनजाति मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाई जाती है, तो पातालकोट छिंदवाड़ा में पाई जाती है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है इनके डांस से। याद रखिएगा, जो भड़म सैतम डांस है वो किसका है, भारिया जनजाति का है। फिर भारिया जनजाति के और बैगा जनजाति के जो भोजन है, जो सुबह का भोजन है वो क्या है, कल का खाना बचा रहेगा तो इन लोग बासा भोजन सुबह खा लेते हैं, तो वो कहलाता है बासी। फिर दोपहर के भोजन में इनको चाहिए कुछ नया सा, वो कहलाएगा पेज। और जो शाम का भोजन या रात का भोजन है वो कहलाता है बेआरू। तो ये आपको याद रखना है। अब हमने स्टार्टिंग में याद रखिए बादल भोई जी का नाम पढ़ा था। तो जो बादल भोई आदिवासी संग्रहालय है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा में 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। 1997 में इसका नाम बदल के बादल भोई आदिवासी संग्रहालय किया गया। और इस संग्रहालय में भारिया जनजाति से संबंधित संपूर्ण विवरण देखने को मिलता है। इसके बाद हम बात करते हैं कर्मा डांस की। चूँकि ये गिनीज बुक में रिकॉर्ड हुआ है इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। याद रखिएगा, कर्मा डांस को लोक नृत्य का राजा कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लोक नृत्य का राजा किस डांस को कहते हैं, तो कर्मा डांस को कहते हैं। और इस डांस में लंगड़ा, झूमर, रागनी और झरनी ये प्रमुख शैलियाँ यूज़ होती हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ जनजातियाँ और बची हुई हैं। मुड़िया जनजाति। मुड़िया जनजाति कहाँ होती है, तो ये मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ की सीमा में पाई जाने वाली जनजाति है। जो गौर डांस है ये किसके द्वारा किया जाता है, मुड़िया जनजाति के द्वारा किया जाता है। तो देखिए आप इसको कैसे याद करेंगे, देखिए जब जब मुड़िया जनजाति डांस करती है ना तो लोग उसको मुड़ मुड़ के देखते हैं। तो मुड़िया जनजाति के द्वारा कौन सा डांस होता है, गौर डांस होता है। और बहुत गौर से देखते हैं। फिर गौर जनजाति, गौर नृत्य को वेरियर एल्विन ने सर्वश्रेष्ठ नृत्य कहा है। आप देख सकते हैं यूट्यूब पे गौर नृत्य डाल के कि ये कैसा होता है। वेरियर एल्विन ने इसको सबसे बेस्ट डांस कहा है। मुड़िया एंड देयर घोटुल, मुड़िया एंड देयर घोटुल बुक जो है वो वेरियर एल्विन ने लिखी है। अब ये क्या होता है, युवाग्रह। युवाग्रह क्या होता है, यह प्रथा आदिवासियों की समृद्ध परंपरा का एक रूप है जिसके द्वारा जो अविवाहित युवक युवतियाँ हैं, जो जिसके समय में, आज के समय में हम लिविंग रिलेशनशिप बोलते हैं, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही पुराना और ट्राइब से लिया गया है। यहाँ पर अविवाहित युवक युवतियाँ इस संस्था के द्वारा अपनी प्रथा के अनुसार रीति रिवाज और संस्कृति की शिक्षा दी जाती है। ओके, तो ये कहलाते हैं युवाग्रह। युवाग्रह का संबंध आपसे पूछ सकता है किससे है, तो याद रखिएगा मुड़िया ट्राइब से है।
अब यहाँ पर कुछ जनजातियों के युवा ग्रह हैं जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है और ये पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर हम चेलेक मटियारी की बात करते हैं तो ये मुड़िया जनजाति से रिलेटेड है। घोटुल रंगभंग ये भारिया जनजाति से रिलेटेड है और घुमकोरिया ये उराव जनजाति से रिलेटेड है। एमपीपीएससी के अलावा एमपी के द्वारा जो भी एग्ज़ाम और भी होते हैं, एमपी के वनडे एग्ज़ाम व्यापम की बात करते हैं हम, तो उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये आपको याद रखना है कि रंगभंग ये भारिया का है, घुमकोरिया ये उराव का है, घोटुल ये चैलक मटियारी ये मुड़िया का है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो मुड़िया जनजाति है बादशाह अकबर के समय में शिकारी जनजाति थी, इतना महत्वपूर्ण नहीं है ये। फिर हम बात करते हैं पनिका जनजाति। पनिका जनजाति ये अनूपपुर, शहडोल, उमरिया क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति है। और कबीरपंथी, कबीरपंथी जो हैं ये कबीरपंथ कबीर जी के अनुयायी कहलाते हैं पनिका जनजाति के लोग, और इनकी अर्थव्यवस्था कपड़े की बुनाई पर निर्भर करती है, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं उराव जनजाति की। उराव जनजाति क्या है, ये एमपी और सीजी की सीमा में पाई जाती है। मंडला, डिंडौरी, छतरपुर में होती है, ये पाई जाती है। मंडला और डिंडौरी में ये जनजाति मिलती है। इसके बाद हम बात करते हैं उराव जनजाति का अन्य नाम क्या है, तो कुरुख। ये भी आपको याद रखना है कि इसे कुरुख के नाम से भी जाना जाता है। इनका जो फेमस डांस होता है वो होता है सरहुल डांस। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में कि उराव जनजाति का डांस कौन सा फेमस है, तो वो है सरहुल डांस। इनका जो मुखिया होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसको बोलते हैं महतो। ये भी याद रखना है आपको। इनका पूजा स्थल कहलाता है बगिया और जो युवा ग्रह है वो कहलाता है धुमकोरिया। फिर बिंजवार जनजाति, ये बैगा जनजाति का विकसित रूप है बिंजवार जनजाति, और ये क्या है, बिंजवार बैगा की ही एक उपजाति है। इसके बाद बात करते हैं कोरवा जनजाति। तो नाम से समझ में आ रहा है कि कोरवा का संबंध कहाँ से होगा, छत्तीसगढ़ की सीमा पर ये पाई जाती है जनजाति, ये आपको याद रखना है। कोरवा की जो पंचायत है वो कहलाती है मैयारी। ओके। फिर हलुआ जनजाति, क्वेश्चन पूछा गया है कि हलवा जनजाति कहाँ पाई जाती है, बालाघाट में पाई जाती है, इसको भी आपको याद रखना है। फिर कवार जनजाति, तो ये सीधी, शहडोल और अनूपपुर क्षेत्र में पाई जाने वाली जनजाति होती है। और कवार जनजाति का जो संबंध है वो भारत में कौरव से है। आपने कौरव, जब आप नरसिंहपुर जाएंगे, काडरवारा नरसिंहपुर में कौरव जनजाति आपको देखने को मिलेगी, तो इसका संबंध कहाँ से है, मध्य प्रदेश में सीधी, शहडोल, अनूपपुर क्षेत्र में कवार जनजाति है और महाभारत के कौरव वर्ग से मानी जाती है। इसका प्रमुख नृत्य है बार। तो अक्सर कुंवारे लोग कहाँ जाते हैं, बार जाते हैं, हम जस्ट रिलेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो याद रखिएगा कि कवार, इनका प्रमुख डांस कौन सा है, बार है। फिर कवार लोग फौज में कार्य करना परंपरागत कार्य मानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है खैरवार जनजाति। खैरवार जनजाति क्या है, ये क्या करती है, कत्था बनाने का काम करती है। और इसके बाद कहाँ पर, जो ऊपरी मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, ग्वालियर, शिवपुरी, कैमूर में ये पाई जाती है। फिर शोर जनजाति को हमने कैसे याद किया था कि ये कैमूर हिल्स में कमरे में बच्चे क्या करेंगे, शोर करेंगे, तो कैमूर हिल्स में शोर जनजाति पाई जाती है। तो इसका संबंध टीकमगढ़, छतरपुर, शिवपुरी क्षेत्र से है। इसके बाद में ये सब डांस बताए गए हैं यहाँ पर कि कर्मा डांस कहाँ होता है, तो मंडला बालाघाट, परधोनी मंडला बालाघाट, रीना डांस मंडला बालाघाट। ये चूँकि बैगा जनजाति ही इसी क्षेत्र में पाई जाती है, इसलिए बैगा के डांस हमने याद किए थे कर्मा, परधोनी, रीना, बिल्मा और सजनी। कर्मा, परधोनी, रीना, बिल्मा, सजनी डांस किसके हैं, बैगा के हैं। जबकि कोरकू के डांस की बात करते हैं तो कोरकू दक्षिणी क्षेत्र में मिलेगी, मतलब बैतूल और संगावास क्षेत्र में मिलेगी। तो ये तो आपको याद ही रहेगा, मेन आपको सिर्फ डांस के नाम याद रखने हैं। चटकोरा, ढांडल और गदली, ये किसके डांस हैं, कोरकू के डांस हैं। भारिया के डांस की बात करते हैं तो दो ही डांस फेमस थे इसके, भड़म और शैतम। मुड़िया के डांस की बात करते हैं तो हमने कैसे याद किया कि मुड़िया लोग जब डांस करते हैं तो लोग उनको गौर से देखते हैं, तो गौर। और पंडवानी, पंडवानी डांस भी मुड़िया जनजाति का है, ये कहाँ पर होती है, अनूपपुर और शहडोल में होती है। जब हम गौंड के डांस की बात करते हैं तो ये तो इतना फेमस डांस है कि गिनीज बुक में रिकॉर्ड हो गया है। वो कौन सा है, कर्मा, कर्मा डांस और सैला डांस, ये भी आपको याद रखना है। कुछ और पॉइंट है यहाँ पर,
जैसे कि आपको याद रखना है कि अगर हम सहरिया जनजाति की बात करते हैं तो रागिनी नाम की लड़की लहंगा पहन के जाएगी और क्या करेगी, घोड़ी पे चढ़ के डांस करेगी। और सहरिया जनजाति जो मध्य प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, श्योपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, मुरैना वाला रीजन में पाया जाता है। फिर वन्या संस्था, एमपीपीएससी ये क्वेश्चन पूछ चुका है कि मध्य प्रदेश में जनजाति कार्य विभाग ने 25 मार्च 1980 को वन्या संस्था की स्थापना की थी। और वन्या संस्था क्या करती है, तो जनजाति कलाकारों को प्रोत्साहन देने का कार्य करती है। फिर यहाँ पर हम जनजाति संबंधी सामुदायिक रेडियो केंद्रों की बात करते हैं। ये भी बहुत वेरी आईएमपी लगा लीजिए आप इसको, कि भीली सामुदायिक रेडियो केंद्र कहाँ पर स्थित है, भावरा अलीराजपुर में स्थित है। और ये मध्य प्रदेश का पहला ऐसा रेडियो सामुदायिक केंद्र खुला था। दूसरी बात करते हैं हम भारिया सामुदायिक रेडियो केंद्र की, तो ये विजौरी छिंदवाड़ा में स्थित है। तो कोरकू सामुदायिक रेडियो केंद्र की बात करते हैं तो ये खंडवा में स्थित है। और सहरिया सामुदायिक रेडियो केंद्र की बात करते हैं तो ये श्योपुर में स्थित है। इसके बाद में कुछ और देवी देवता, जैसे कि पूछा जा सकता है कि नाहर जी किसके हैं, तो ये भील के हैं। भीलट देव भी भील के हैं। फिर नागदेव, बागेश्वर देव ये गौड़ों के देवता हैं। बड़ा देव ये भी गौड़ों के देवता हैं, ये आपको याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश की अगर हम प्रमुख अनुसूचित जातियों की बात करते हैं तो याद रखिएगा इसमें एससी याद रखना है। एससी में चमार, ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी एससी की कैटेगरी की जनजाति है। परसेंट की दृष्टि से 47%, सागर में सबसे अधिक जनसंख्या रहती है। फिर बलाही, महार, ये सब क्या हैं, मध्य प्रदेश की जो प्रमुख अनुसूचित जातियां हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अनुसूचित जाति जाटव, मूची, सतनामी जाति समूह हैं। फिर भारत सरकार के द्वारा क्या क्या इनके मापदंड हैं यहाँ पर वो बताया गया है। यहाँ पर ये विकास प्राधिकरण जो है इनकी जनजातियों के, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट हैं यहाँ पर, तो इनको और पढ़ लेते हैं हम कि कोल जनजाति क्षेत्र में अच्छे बुरे अवसरों पर खबर देने वाला न्योतिया कहलाता है। न्योतिया बोलते हैं ना कि आपका न्योता है, बुंदेलखंडी में बोलते हैं, मतलब आपको आमंत्रित किया गया है, तो उसी को बोलते हैं न्योतिया। अगरिया शब्द की उत्पत्ति आग से हुई है, ये हम पढ़ चुके हैं। भिम्बा जनजाति काफ़ी कम जनसंख्या में राज्य के मंडला और डिंडोरी में, ये महत्वपूर्ण नहीं है, सिर्फ हमें इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़नी हैं। मंडला क्षेत्र में बैगा जनजाति के 80 से ज़्यादा गांव हैं जिन्हें बैगाचक कहा जाता है। इसके अलावा बैगा जनजाति में जो मुकद्दम गांव का मुखिया होता है और दवार गांव को पुरोहित कहा जाता है। बैगा जनजाति 5 गोत्र होते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में 46 अनुसूचित जनजातियां थीं, जिसमें 48 एससी के लिए और 93 अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल थी। इसके बाद में गौड़ जनजाति के घर में जो दीवारों पर स्त्रियां पेंटिंग करती हैं, मिट्टी और रंगों से सजाती हैं, उसे नाहडोरा कहा जाता है। देखिए एमपीपीएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था ना, बहुत सारे लोगों ने इसका नाम भी नहीं सुना था कि नाहडोरा क्या है। तो इस तरीके से ट्राइब को चूँकि अलग से यूनिट दी गई है, इसलिए हमें उसके बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट भी याद करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है। ये डिग्ना आर्ट भी मेंस में पूछा गया है कि डिग्ना आर्ट क्या होता है, तो गौड़ जनजाति के द्वारा जो नील, गेरू, छुई मिट्टी, मतलब जो आर्टिफिशियल कलर नहीं, जो नेचुरल कलर्स हैं, उनको उनसे जो ढिग लगाई जाती है या फर्श पे पेंटिंग की जाती है, उसे ही डिग्ना आर्ट कहा जाता है। डिग्ना जो अपन बोलते हैं ना कि घर में ढिग लगाना, ये वही ढिग लगाने से डिग्ना आया है। फिर कोल जनजाति का जो मुखिया होता है वो कैसा होता है, महत्वपूर्ण होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, महतो या चौधरी बोलते हैं। फिर कोल जनजाति जो टोला बना के रहते हैं उसे क्या कहा जाता है, कोलन टोला कहा जाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। सहरिया जनजाति को आदर के साथ में क्या कहा जाता है, खुटिया पटेल कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। फिर मध्य प्रदेश के आदिवासियों में गुदना एवं उसकी संस्कृति का एक प्रमुख अन्य है, जो गुदना कलाकार होती है उसे क्या कहा जाता है, गोधरिन कहा जाता है। ये सब 3 मार्कर के क्वेश्चन हैं, पूछे गए हैं। तो गोधरिन क्या होती है कि जो गुदना कलाकार होती है उन्हीं को गोधरिन कहा जाता है। गुदना प्रिय जनजाति बैगा और गौड़ है, ये याद रखिए। रंग प्रिय जनजाति भील है, गहना प्रिय जनजाति भील है, और श्रृंगार प्रिय जनजाति बंजारा है, तो ये आपको याद रखना है।
फिर यहाँ पर उपजातियाँ दी गई हैं। ये बुक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है कि कौन सी बुक किसने लिखी है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर अलग से दिया गया है कि जनजातीय सलाहकार परिषद की व्यवस्था कौन सी शेड्यूल में है, तो 5वीं अनुसूची में है ये। जनजातीय सलाहकार परिषद की स्थापना का प्रावधान किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 244 में है। और आदिवासी हरिजन कल्याण विभाग की स्थापना 1965 में की गई थी। फिर ये सब हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कौन सी जनजाति क्या क्या काम करती है। तो ये हमने प्रमुख जनजातियों से रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे वो डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप इस तरीके से जनजातियों को पढ़ेंगे, इसको एक बार लिख लेंगे, अपने खुद के नोट्स बना लेंगे, की पॉइंट को अलग से चार्ट बना के याद करेंगे, तो आप कभी भी जनजातियों को नहीं भूलेंगे और ना ही आपको ये टॉपिक टफ लगेगा। आई होप आपको मेरा ये पढ़ाना पसंद आया होगा। आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं, जो भी डाउट हैं, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।